तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआई नेट जून 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से एंड क्वेश्चन डाला गया था पार्ट सी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। पहले एक बार तुम खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन को देखना, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारे पास जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको एक बार हम नोट कर लेते हैं। तुम्हारे पास यहाँ पे एक मैपिंग दे के रखा है, लीनियर मैपिंग दे के रखा है टी, जो कि R4 से R4 पे जा रहा है। एंड ये लीनियर मैपिंग के पास विथ 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, दैट मीन्स इसके पास आइगन वैल्यू 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं आगे का जो है बाद में रीड कर लेंगे, पहले मैं तुमसे एक बात जस्ट यू ही पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है टी जो कि R4 से R4 पे जा रहा है, ठीक है। तो मैं तुमसे के मतलब इन जनरल क्वेश्चन तुमसे मैं पूछ रहे कि बेटा तुम मुझे बताओ कि टी के पास यदि आइगन वैल्यू मिले तो मिलेगा मैक्सिमम कितने सारे मिल सकते हैं। मैं तुमसे जस्ट यू ही बातें कर रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन तो हम आगे जाके रीड कर ही लेंगे। मैं तुमसे एक बात पूछ रहे कि बेटा तुम मुझे बताओ ये जो टी है, ये टी के पास यदि आइगन वैल्यू मिले तो वो मैक्सिमम कितने सारे मिल सकते हैं। तुम बोलो सर ये तो बहुत ही सिंपल है, मैक्सिमम आइगन वैल्यू 4 ही मिल सकते हैं। तो इसके पास इट हैज 4 आइगन वैल्यूज, दैट मींस इसके पास 4 आइगन वैल्यू मिलेगा। ये कंफर्मेशन हमारे क्वेश्चन में ही दे दिया, लेकिन एक कंफर्मेशन और एक्स्ट्रा करके हमें दे दिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन को आगे लेके जाने के लिए। मैंने इसको हाईलाइटर भी दिया है। वो इंफॉर्मेशन ये है कि ये चारों का चारों आइगन वैल्यू जो तुम्हें मिलेगा ये चारों का चारों ही है डिस्टिंक्ट, चारों का चारों आइगन वैल्यू ही है डिस्टिंक्ट। तो इसको दिमाग में स्टोर कर लो, हम आगे जो है इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा आगे थोड़ा सा और रीड करते हैं कि सेटिस्फाइंग दिस गिवन इक्वेशन, मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे एक सुंदर सा इक्वेशन दे के रखा है। मैं यहाँ पे एक बार नोट भी कर लेते हैं, ठीक है। t⁴ माइनस 15t² प्लस 10t प्लस 24i इक्वल्स टू 0। ये सुंदर सा रिलेशन को मेरा ट्रांसफॉर्मेशन एंजॉय भी कर रहा है। अभी यहाँ पे चारों स्टेटमेंट पे चारों ऑप्शन पे चारों स्टेटमेंट दे दिया गया, उनमें से कौन सा ट्रू होगा मतलब यहाँ पे नेसेसरली ट्रू होगा, ठीक है ना। वो तुम्हें यहाँ पे अभी चेक करना है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन था, गिवन इंफॉर्मेशन के अनुसार टी के पास 4 आइगन वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा, एंड वो चारों का चारों आइगन वैल्यू होगा डिस्टिंक्ट। पहला इंफॉर्मेशन ये था। दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि टी दिए गए ये इक्वेशन को एंजॉय कर रहा है। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेटा ये इक्वेशन है क्या, ये इक्वेशन है क्या, मिनिमल पॉलिनोमियल है या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है या फिर जो भी है, क्या है ये इक्वेशन, तुम मुझे बताओ, ठीक है ना। देखो ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। हम अभी क्या करेंगे, अभी हम इसको एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल के नाम से बुलाएंगे, क्योंकि मेरे पास ये इक्वेशन ही मिनिमल पॉलिनोमियल का इक्वेशन बनेगा या ये इक्वेशन ही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन बनेगा, उसके बारे में कोई भी जानकारी अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो नहीं है। तो अभी तक क्या जानकारी है कि ये जो है कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन यदि कोई इक्वेशन को एंजॉय करता है उसको हम एनहिलेटिंग इक्वेशन या फिर ये पॉलिनोमियल की मैं यदि बात करें x⁴ माइनस 15x² प्लस 10x प्लस 24, ये इक्वेशन को मैं एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल के नाम से बुलाएंगे हमारे सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ठीक है ना। नहीं तो गड़बड़ हो सकता है, ठीक है ना। चीजें को एकदम सिक्योर तरीके से हम आगे लेके जाएंगे, राइट, ताकि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ आ जाए, ठीक है ना। तो अभी तक के लिए हम क्या बोलेंगे, इसको एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल। तो एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल जब मिल गया, अभी मैं इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, जो कि हमने क्लास 7-8 में करके रखा है, ये तो हम कर ही सकते हैं ना। तो इसको फैक्टराइज कर देंगे हम, वैसे मैंने करके रखा है, तुम चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं वो स्लाइड पे चले जाते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैंने इसका फैक्टराइजेशन कर रखा है, जो कि वेरी सिंपल है। क्लास 7-8 में हमने इसको तो खूब किए थे, राइट। अच्छा तो यहां से फैक्टराइजेशन करने के बाद मुझे क्या मिल गया, इसका चारों फैक्टर ऐसे मिल गया, वेरी गुड। तो इस चारों फैक्टर को मैं अभी हमारे जो काम की जगह है यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे, इसको लिख लेते हैं, राइट। अच्छा तो यहाँ पे इसका चारों फैक्टर मिल गया, वेरी गुड।
तो ये अल्टीमेटली था क्या, मैंने अभी अभी बताया कि ये मेरा एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल है, मैं अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसको लेके रखे ताकि सॉल्यूशन में कोई भी दिक्कत ना आए, राइट। अच्छा, तो ये है एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल। अभी मुझे ये पता है कि हमें मिनिमल पॉलिनोमियल एंड एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल आपस में एक सुंदर सा रिलेशनशिप लेके चलते हैं। वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन ये है कि मिनिमल पॉलिनोमियल ऑलवेज एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। मतलब यहां पे इसका मिनिमल पॉलिनोमियल की मैं यदि बात करें, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ, यहां पे ए नहीं, यहां पे मैं टी देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल की मैं यदि बात करें, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑलवेज करते क्या है, ये करते क्या है, ये ऑलवेज एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है, राइट। ये इन दोनों के बीच यही संपर्क है, यही रिलेशन है, राइट। अच्छा, तो यहां पे ये यदि इसको डिवाइड करे तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकता है? तुम बोलो सर मिनिमल पॉलिनोमियल x-2 हो सकता है। बहुत बढ़िया, क्योंकि x-2, सर x-2 मेरा यहाँ पे एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल जो जिसको आपने px से नाम से डिनोट किया है, उसको सर ये x-2 मतलब डिवाइड कर रहे हैं। वेरी गुड, तुमने एकदम सही बताया। तुम बोलो कि सर मैं x+1 ले सकते हैं, बिल्कुल सही, ये भी डिवाइड कर रहे हैं। तुम बोलो सर मैं x+4 ले सकते हैं, वेरी गुड। तुम बोलो सर मैं x-3 भी ले सकते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, ये भी डिवाइड कर रहे हैं। तुम बोलो सर मैं ऐसे भी तो ले सकते थे, x-2 x+1, बहुत बढ़िया, ये भी डिवाइड कर रहे हैं। तुम बोलो सर मैं x-2 x+4 ऐसे भी ले सकते हैं। तुम बोलो सर मैं x-2 x-3 ऐसे भी ले सकते हैं। अभी ऐसे करके मैं x+1 x+4 ऐसे भी ले सकते हैं, x+1 x-3 ऐसे भी ले सकते हैं। अभी मैं 3 करके मतलब यहाँ पे फैक्टर देंगे, तो ऐसे तो पॉसिबिलिटी बहुत सारे मिल रहा है हमें, है ना। अभी मैं सबको नोट नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे इसके बाद इसको ना मैं इरेज कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थ्रू हमें डील करना है, राइट। जब मैं कॉन्सेप्ट थ्रू डील करेंगे तब मैंने जो पोर्शन को डिलीट किया, क्यों डिलीट किया, और मतलब उसको रखने पर कोई फायदा होता या नहीं होता, वो तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे करना क्या है, धीरे धीरे समझना है। तुम यदि बोल दो कि सर x-2 मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकता है, यदि x-2 मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाए तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा? x-2 यदि मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाए तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल के साथ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का जो रिलेशन है मिनिमल पॉलिनोमियल के साथ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का रिलेशन, उसी रिलेशन के ऊपर बेस करके हम बता सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसका हो जाएगा x-2 रेज़ टू द पावर 4, बिकॉज 4 cos 4 का मैट्रिक्स था, R4 से R4 पे जा रहे, तो यहां से तुम्हारे पास आइगन वैल्यू मिल गया 2 2 2 2। चारों का चारों आइगन वैल्यू सेम, लेकिन दे रखा था डिस्टिंक्ट। इज इट ओके और नॉट? दैट मीन्स हमारे पास ये पॉसिबिलिटी तो नहीं होगा। तुम बोलो सर ये तो हमने समझ गया, दैट मीन्स सर चेहरे पे स्माइल आ गया, सर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बहुत बढ़िया सर, हमने इसको सीख लिया कि ये क्यों नहीं होगा। सर अभी सर आप मुझे ये दोनों को लेके एक बार समझा दीजिए, ताकि मैं आगे का जो आपने डिलीट किया था उसको मैं अपने इनसे कर पाऊं। बहुत बढ़िया, देखो तुम यदि इसको मिनिमल पॉलिनोमियल ले लो तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पे यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या तो x-2 x+1 क्यूब ऐसे हो सकता है, या तो x-2 क्यूब x+1 ऐसे हो सकता है, क्योंकि मेरे को हर हालत में, किसी भी हालत में मुझे पॉलिनोमियल का डिग्री जो है 4 तक लेके जाना है, बिकॉज R4 से R4 पे जा रहा था ट्रांसफॉर्मेशन। तुम बोलो सर ऐसे भी हो सकते हैं, तो हर केस में तुम कोई भी केस को पकड़ लो, हर एक केस में तुम देखो मिनिमम हमारे आइगन वैल्यू क्या क्या मिलेगा। इन केस को मैं यदि बात करें -1 -1 ये मिल रहे हैं। तुम ये केस की बात करो 2 2 2 -1, तुम ये केस की बात करो 2 2 -1 तो ऐसे करके केसेस बन जाए तुम्हारे पास। लेकिन हर एक केस में तुम देखो, हर एक केस में तुम्हारे पास रिपीटेड आइगन वैल्यू मिल रहा है। यहाँ पे दो 3 आइगन वैल्यूज आर रिपीटेड, राइट। तो यहाँ पे इसको हम ले नहीं सकते,
इसको भी ले नहीं सकते, इसको भी ले नहीं सकते। तो ऐसे करके तुम बोलो सर बहुत बढ़िया सर, ये भी हमने समझ लिया सर, ये भी नहीं होगा। अभी आपने जो भी डिलीट किया था वो भी सर ऑटोमेटिकली नहीं होगा। दैट मीन्स हमारे पास वन एंड ओनली पॉसिबिलिटी हमारे पास ये बचेगा कि इसका मिनिमल पॉलिनोमियल जो है, मैं पेज को एक बार इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे करके मैं जो भी पॉसिबिलिटी बनाएंगे, हर एक पॉसिबिलिटी दिए गए कंडीशन की डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, ये कंडीशन के ऊपर बेस करके हर एक पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो वन एंड ओनली पॉसिबिलिटी क्या बचेगा, वो बचेगा सर इसका जो आपने अभी इतने देरों से एनहेटिंग पॉलिनोमियल लेके चल रहे थे अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए, सर वही है इसका मिनिमल पॉलिनोमियल। दैट मींस इसका मिनिमल पॉलिनोमियल बन गया ये, राइट। तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल ये बन गया, तो मिनिमल पॉलिनोमियल बन गया। दैट मींस तुम्हारे पास ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट्स है, यही तुम्हारे पास मैट्रिक्स का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का आइगन वैल्यूज बनेगा। और वैसे ये भी तुम्हारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्योंकि ये मिनिमल पॉलिनोमियल 4 डिग्री का मिनिमल पॉलिनोमियल बन गया। ट्रांसफॉर्मेशन भी 4 डिग्री से जा रहा है, राइट। दैट मीन्स तुम्हारे पास, मैं यदि बताए बेटा तुम मुझे बताओ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का आइगन वैल्यूज क्या क्या होगा, तुम बोलो सर मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट्स जो है वो बन जाता है आइगन वैल्यूज। दैट मीन्स सर आइगन वैल्यूज ऑफ टी सर ये हो जाएगा 2 -1 -4 एंड 3। सर ये तीनों बन जाएगा आइगन वैल्यू। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, आइगन वैल्यू सभी है नॉन जीरो, सभी आइगन वैल्यू नॉन जीरो है। दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा बेटा, तुम मुझे बताओ इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। डिटर्मिनेंट होगा नॉन जीरो, राइट, क्योंकि हर एक आइगन वैल्यू नॉन जीरो है एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू बन जाता है डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट जब नॉन जीरो बन गया, दैट मीन्स ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या बन गया, 1-1। ऑलवेज याद रखना कि 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे R4 से R4 पे जा रहा है। यदि मैं 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो मैं नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात कर रहे हैं। मैं नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे तो मैं 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात कर रहे हैं। एंड नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो। नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो। और हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है टी का मिल गया नॉट इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज ऑल द आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो। दैट मीन्स ये बन गया 1-1। तो ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी तो ऑटोमेटिक हो गया। इज इट ओके, ऑप्शन डी ऑटोमेटिक हो गया। अच्छा तो तुम्हारे पास तुम मुझे बताओ कि बेटा तुम्हारे पास आइगन वैल्यू क्या क्या मिलेगा, 2 आइगन वैल्यू। सर आइगन वैल्यू को एक बार नोट कर लेते हैं। सर आइगन वैल्यू क्या क्या मिल गया, आइगन वैल्यू मिल गया 2, राइट, -1 3। कुछ गलत तो नहीं किया ना, नहीं ठीक ठाक ही चल रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ये मेरे पास आइगन वैल्यू मिल गया। अच्छा एक बात तुम मुझे बताओ कि यदि मेरे पास 2 एक आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू का डेफिनेशन क्या है बेटा, आइगन वैल्यू का डेफिनेशन बताओ। आइगन वैल्यू का डेफिनेशन ये है कि ये स्केलर मानो लैम्डा है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे R4 के ऊपर है, ओवर फील्ड R, तो मैं यहाँ पे स्केलर लेके काम कर रहे। तो ये एक आइगन वैल्यू बनेगा, ये एक आइगन वैल्यू बनेगा मेरे दिए गए गिवन ट्रांसफॉर्मेशन का, यदि वहां पे इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो भी, एक नॉन जीरो भी मुझे यदि मिल जाए सच दैट कि टी ऑफ भी इक्वल्स टू लैम्डा भी, यदि ये मैं लिख सकते हैं तो मेरे पास लैम्डा एक आइगन वैल्यू है। एंड आइगन वैल्यू है तो ऐसे में जरूर लिख पाएंगे, इफ एंड ओनली वाला है, राइट। तो दैट मीन्स मेरे पास 2 एक आइगन वैल्यू है। दैट मीन्स मेरे वहां पे एक वेक्टर नाम दिया v1 जो कि नॉन जीरो है, मेरे को मिल ही गए थे, जिसके कारण मैं टी ऑफ v1 इक्वल्स टू लैम्डा, दैट मीन्स 2 v1 में लिख पाए थे। अदरवाइज ये आइगन वैल्यू कैसे बने, है ना। जैसे मैंने बताया कि ये तुम्हारे पास इफ एंड ओनली है, आइगन वैल्यू है तो ये होगा तो आइगन वैल्यू होगा, राइट। तो 2 एक आइगन वैल्यू है तो मैं तो इसको ऐसे लिख ही पाएंगे। और ऑप्शन ए देखो यही बोल रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो v1 सच दैट टी v1 इक्वल्स टू 2 v1, और वही तो हमारे पास मिला। आइगन वैल्यू का डेफिनेशन है, राइट। तुम यदि क्वेश्चन का आइगन वैल्यू को तुम यदि निकाल लो ना, क्वेश्चन तुम्हारे वहां पे ही हो गया, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास ये सही हो गया। और मैंने क्या बताया कि ये होगा
तो लैम्डा आइगन वैल्यू है, लैम्डा आइगन वैल्यू है तो ये होगा, राइट। अभी ऑप्शन बी को तुम नजर डालो, ऑप्शन बी बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर v2 सच दैट t ऑफ v2 इक्वल्स टू v2, दैट मींस 1 into v2। तो ये यदि हो जाए तो ये इंप्लाई करेगा O1 एक आइगन वैल्यू है, जो मैंने बताया कि ये होगा तो लैम्डा आइगन वैल्यू है, लैम्डा आइगन वैल्यू है तो ये होगा। बोथ साइड स्टेटमेंट है ये, राइट। तो यहाँ पे ये होने पर मेरा O1 एक आइगन वैल्यू मतलब हो रहा है यहाँ पे, लेकिन मेरा O1 आइगन वैल्यू तो मेरे यहाँ पे नहीं मिले, इसका आइगन वैल्यू मेरे को तो 1 नहीं मिले ना, दैट मीन्स मेरा बी यहाँ पे गलत है, राइट। वेरी गुड। तो अभी मैं पेज को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, मेरे को थोड़ा सा और जगह मिल जाएगा, राइट। अच्छा, ऑप्शन सी बहुत ही सुंदर है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? ऑप्शन सी ये बोल रहा है कि फॉर एवरी, यहाँ पे एवरी के नीचे एक हाईलाइटर में देंगे, फॉर एवरी नॉन जीरो वेक्टर, एवरी नॉन जीरो वेक्टर वी, मतलब एवरी नॉन जीरो वेक्टर वी के लिए ये जो सेट है 2v, 3tv, ये सेट होगा लिनियरली इंडिपेंडेंट फॉर ऑल। यहां पे जो फॉर ऑल जिस जगह पे मैंने हाईलाइटर दिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, राइट। तो यहां पे ये होगा लिनियरली इंडिपेंडेंट। लिनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं? हम अल्टीमेटली क्या चेक करते हैं? तुम मुझे बताओ कि हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं cu1 2v, राइट, cu1 2v प्लस c2 बोलो 3tv, राइट, e इक्वल्स टू 0। अभी इंडिपेंडेंट होने के लिए मेरे को c1 भी 0 होना होगा, c2 भी 0 होना होगा। अभी मैं अभी कुछ कह नहीं सकते, ये जो है ये हमें चेक करना है कि ये हमें चेक करना है कि होगा या नहीं होगा। लेट्स सी कि होता है कि नहीं होता है, राइट। यदि हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हो गया लिनियरली इंडिपेंडेंट, नहीं हुआ तो डिपेंडेंट। इज इट ओके? अच्छा, मुझे एक बात ध्यान में रखते हुए जाना है कि ये इक्वेशन जो मैंने बनाया, ये इक्वेशन बनना है फॉर ऑल v बिलोंग्स टू R4 के लिए, फॉर ऑल v बिलोंग्स टू R4 के लिए, राइट। अच्छा, एक बात बताओ, फॉर ऑल v बिलोंग्स टू R4 जब है तो मैंने R4 से v1 को भी ले सकते हैं, जो मैंने ऑप्शन ए में कर रखा, ऑप्शन ए में कर रखा। अभी देखो v1, यहां पे ऑप्शन सी दे आर आस्किंग अबाउट फॉर एवरी नॉन जीरो, एंड ऑप्शन ए में हमारे पास एक नॉन जीरो वेक्टर v1 है, तो वो v1 के लिए ये इक्वेशन भी एंजॉय होगा, तो मैं वो v1 को यहां से उठा लेंगे, राइट। अच्छा, तो मैंने वो v1 को फॉर ऑल है, इसी को ही हम टिगर करते हुए हमने c1 2v1 प्लस c2, राइट, c2 3tv1 इक्वल्स टू 0 कर दिया। अभी tv1 है क्या बेटा? tv1 है क्या? tv1 है 2v1, हमने ऑप्शन ए में किया, tv1 है 2v1, राइट। वेरी गुड। दैट मीन्स तुम्हारे पास यहां पे क्या मिल गया? c1 2v1 प्लस यहां पे 6c2 v1 इक्वल्स टू 0। इज इट ओके? अच्छा, वेरी गुड। तो अभी तुम ध्यान दो, तुमने यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2c1 प्लस 6c2 v1 इक्वल्स टू 0। अभी तुम ध्यान दो, ये जो v1 है, ये v1 है नॉन जीरो, ये v1 है नॉन जीरो, दैट मीन्स तुम्हारे पास 2c1 प्लस 6c2 इक्वल्स टू 0 होना ही होगा, अदरवाइज ये कैसे होगा? v1 तो नॉन जीरो है। इज इट ओके? दैट मीन्स यहां पे c1 प्लस 3c2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स तुम्हारे पास यहां पे c1 इक्वल्स टू -3c2 मिल गया। तो तुम क्या करोगे? तुमने यहां पे तुमने मानो c2 को ले लिया 1, तो तुम्हारे पास c1 क्या मिलेगा? -3। तो तुमने यदि c2 को 1 एंड c1 को तुमने यदि -3 ले लो, तुम देखो तुम्हारे पास ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन यहाँ पे c2 एंड c1 ये लेने पर एंजॉय हो जाएगा। मैंने c2 को क्या लिया? -3, ठीक है। तो यहाँ पे c2 को लिया -3 एंड c1 को लिया 1, ठीक है ना, 1। तो यहाँ पे क्या होगा? -6v1 प्लस 6v1 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कहने का मतलब यही है
कि मैंने यहाँ पे यदि V1 को फॉर ऑल दे के रखे, इसको ट्रिगर करके मैंने यदि V1 को ही ले लिया, तो मेरे पास ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन मेरा सेटिस्फाई तो होगा, लेकिन ये सेटिस्फाई होगा मेरे C एक नॉन जीरो, C2 एक नॉन जीरो के लिए भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा। देखो इक्वल टू जीरो के लिए तो ये ऑलवेज होगा, लेकिन नॉन जीरो के लिए भी हो रहा है। जब नॉन जीरो के कारण भी ये हो रहा है, दैट मींस ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तो नहीं बन रहा है। इज इट ओके और नॉट? लीनियरली इंडिपेंडेंट बनने के लिए दोनों को केवल जीरो ही होना पड़ते, विदाउट जीरो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होते ही नहीं। लेकिन मेरे पास दोनों नॉन जीरो मिल गया, जिसके कारण इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मींस ये तुम्हें इंप्लाई कर दिया ये डिपेंडेंट, लेकिन बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट। फॉर ऑल नॉन जीरो वेक्टर के लिए ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा। जब तुम आइगन वैल्यू V1 को ले लोगे ना, आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग V1, तो ये डिपेंडेंट बन रहा है। दैट मींस मैं यदि पूरे पेज को इरेज कर दे, तो मेरे पास इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए सही है, बी गलत है, सी गलत है, डी सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एंड डी। तो मैं आशा करेंगे ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और तुम जो भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम यदि ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के तुम तुम्हारी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो, तुम्हारे एक प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के उसको स्मूथली रन करवाना चाहते हो, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए तुम ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, यहाँ पे तुम्हें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके तुम उसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि सेपरेटली आता है। तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। और ये टेस्ट सीरीज बैचेस में ज्वाइन करके भी तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें जो भी क्वेश्चन दिखने को मिलेगा सभी होगा एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें वहां पे दिखने को नहीं मिलेगा। तो ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग।